ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम स्टडी करेंगे आरसी सर्किट, आफ्टर दैट वी विल स्टडी एलआर सर्किट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी आरएलसी सर्किट। ये तीनों प्रैक्टिकल लाइफ में यूज आने वाले सर्किट्स हैं और इन्हीं के बेसिस पे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा? ओके, now we are going to discuss about the RC सर्किट। किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं? आरसी सर्किट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पर हमने ले लिया एक रजिस्टर एंड इसके साथ में हमने ले लिया एक कैपेसिटर। तो ये है आपका R, दिस इज XC, दैट इज द कैपेसिटर रिएक्टेंस जिसे हम कहते हैं। एंड नाउ इट इज कनेक्टेड विथ वन सप्लाई, जो कि हमने ये AC सप्लाई दे दिया है। करंट फ्लो होगा विच इज I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आप मुझे बताइए कि इन द केस ऑफ प्योर कैपेसिटर हम लोगों ने क्या स्टडी किया था कि करंट लीड करता है कि लैग करता है वोल्टेज से? करंट क्या करेगा? लीड करेगा। तो जब करंट लीड करेगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या कर रहा होगा? लैग करेगा। तो जब हम इस रेजिस्टर के अक्रॉस प्योर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें, दैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर रेजिस्टर की बात करें तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं वी आर से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर, वी आर, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। तो ये हो जाएगा आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज प्योर रेजिस्टर वाला जो केस होता है उसके अंदर उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर की, तो हम क्या लिख सकते हैं? आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। क्या लिखते हैं? ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब ये माइनस पाई बाय टू क्यों लिखा है भाई? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो करंट की कंपैरिजन में क्या कर रहा है? लैग करेगा। यस और नो? तो जब हम नेट वोल्टेज की अगर हम बात करें कि भाई नेट वोल्टेज कितना आएगा, तो देखिए नेट वोल्टेज के लिए हम लिख सकते हैं दैट वी नेट, that is the potential difference net is VR plus VC, potential drop across resistor and potential drop across capacitor। तो VR को हम लिख सकते हैं I नॉट R sin ओमेगा t एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के लिए हम लिख सकते हैं I नॉट XC sin ओमेगा t माइनस पाई बाय टू। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखिए V नेट क्या हो गया? I नॉट बाहर ले लेते हैं, आर साइन ओमेगा टी प्लस एक्स सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ये नेट पोटेंशियल हो गया। यस और नो? अब यहां पर हम देखें कि ये जो साइन ओमेगा टी है और यहां पर ये साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम इसे, मैं अब डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं एक। ठीक है, तो एक टर्म आती है जिससे हम कहते हैं इम्पिडेंस। क्या कहते हैं? इम्पिडेंस। अब ये इम्पिडेंस क्या होता है भाई? तो इम्पिडेंस जो है, इम्पिडेंस का मतलब होता है कि आरसी सर्किट जो हम ले रहे हैं, मतलब चाहे आरसी सर्किट लो या एलआर सर्किट लो, उसके अंदर जो भी रेजिस्टिव रिएक्टेंसेस हैं या इंडक्टिव रिएक्टेंस हैं या कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस हैं, ठीक है, उसके लिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दैट दिस इज रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और दिस इज कैपेसिटर
XC, और आप जैसे कि जानते हैं दैट इट इज गेटिंग लैग, मतलब कि करंट जो है, सॉरी या करंट जो है वो लैग करता है, ठीक है। इसलिए मैंने आर और एक्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम ये ले रहे हैं कुछ इस तरीके से टू गेट इट्स इम्पिडेंस, तो ये एंगल हो गया अल्फा। अब ये जो एंगल अल्फा हो गया है, इस एंगल अल्फा के लिए हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, ये एक्स सी हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाय आर, ये अल्फा निकाला जो कितना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स सी बाय आर। अच्छा, अब इम्पिडेंस की अगर हम बात करें, मतलब इसका जो नेट रिजल्टेंट आएगा आर और एक्स सी का, वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में। ये जो इम्पिडेंस आया, ये जो z है, ये z इट इज नोन एज इम्पिडेंस, इसे क्या कहते हैं, इम्पिडेंस। और इन द केस ऑफ आरसी सर्किट ये हमें मिला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर बेटा एक इक्वेशन में लिख रहा हूं दैट वी नेट जो है इट विल बी आई नॉट इंटू जेड साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि v जो है वो एग्जैक्टली है क्या, कि आई नॉट जेड साइन ऑफ, साइन फेज ऑफ करंट, क्या, साइन फेज ऑफ करंट माइनस अल्फा, ये हम लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है। और z जो है वो आपका इम्पिडेंस है। एक और चीज, यहां पर जब z है उसे हम कहते हैं बेटा इम्पिडेंस, क्या कहते हैं इसे, इम्पिडेंस। एक और टर्म है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड, विच इज इक्वल्स टू 1 बाय जेड। तो ये जो टर्म है इसे हम कहते हैं एडमिटेंस, इसे क्या कहते हैं, एडमिटेंस। एम्पिडेंस जो है उसका यूनिट ओम होता है, और ये जो एडमिटेंस है उसका यूनिट मो होता है। बोलो क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर एक केस लिया जिसमें एक रेजिस्टर लिया है और एक यहाँ पर हमने कैपेसिटर ले लिया है। रेजिस्टेंस जो है दैट इज ऑफ 4 ओम एंड द कैपेसिटर रिएक्टेंस जो है दैट इज ऑफ 3 ओम। क्लियर है ना। यहाँ पर एक एसी सोर्स ले लिया हमने, क्या ले लिया है, एक एसी सोर्स। नाउ वी कैन से दैट ईएमएफ इज 10 sin ओमेगा टी प्लस 30, क्या आ गया, ईएमएफ 10 sin ओमेगा टी प्लस 30। अच्छा, अब पूछा क्या क्या गया है, तो पूछा जा रहा है भाई इम्पिडेंस कितना है, ईआरएमएस वैल्यू कितनी है, आई नॉट कितना होगा, आईआरएमएस कितना होगा, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैंने सारी वैरायटी एक ही क्वेश्चन के अंदर ले ली है, नॉट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, हमें z की वैल्यू, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 4 ओम एंड 3 ओम आपको गिवन है, कि भाई 4 ओम आपका रेजिस्टेंस है एंड 3 ओम आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो देखो हम लिख कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस विच इज 4 ओम। इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब प्योरली कैपेसिटिव केस के अंदर हमने जैसे स्टडी किया था कि वो 90 डिग्री से लैग कर रहा है, तो यहाँ पर हम वही लेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 3 ओम।
तो यहाँ पर हमें उसका रिजल्टेंट मिलेगा एंड द रिजल्टेंट इज z विच इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 5 ओम, मतलब कि इम्पिडेंस की जो वैल्यू है वो बेटा आ गई 5 ओम। तो सबसे पहली चीज जो थी वो तो निकाल ली हमने। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहां से एक और चीज निकल जाएगी, वो क्या भाई, ये एंगल आप मान रहे हैं कि दिस एंगल इज अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा? सो व्हाट वी कैन राइट दैट अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऑफ परपेंडिकुलर कितना होगा 3, बेस कितना आएगा 4। तो अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ठीक है, अरे सही है, सही है कि नहीं? अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 सही है गलत है बताओ? सही लिखा है? हेलो देव मोदी बता। यस सर। सही लिखा है? हाँ। पक्का? तो कितना एंगल होगा ये बता चलो। ये एंगल 37 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा, 37 होगा कि 53 होगा? 37। सोच ले अभी भी। 37 ही होगा सर। ठीक है 37 होगा। सो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ गई 37 डिग्री, राइट ना? ERMS वैल्यू मान लीजिए पूछते हैं, तो व्हाट वी कैन राइट अबाउट ERMS? वी नो दैट ERMS दैट मींस E नॉट बाय रूट टू। क्या होता है? E नॉट बाय रूट टू। तो E नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है देखो, ये 10 दिया है, तो E नॉट कितना हो जाएगा आपका, E नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10/√2। तो 10/√2 कितना हो जाएगा, 10/√2 कितना हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है 5√2 हो जाएगा आई थिंक, है ना? यस सर। तो 5√2 वोल्ट हो गया, ये आपकी ERMS वैल्यू आ गई। ठीक है, Z हमने निकाल ही लिया, ये ERMS निकाल लिया। तीसरा देखो, अब हम निकाल लेते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, दैट मींस वी कैन से इट्स अ पीक वैल्यू। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, तो आई नॉट हम लिख सकते हैं ई नॉट बाय जेड। तो ई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, ई नॉट की वैल्यू है 10, जेड कितना है, जेड मतलब कि इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कितना आया 5, तो करंट कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। बोलो क्लियर है? आफ्टर दिस अगर हमें IRMS निकालना है, क्या निकालना है IRMS, तो IRMS के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट बाय रूट टू। सो आई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, और ये आया √2, तो √2 एम्पियर इज द RMS वैल्यू। ठीक है, आफ्टर दिस आपसे पूछा जा रहा है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t के लिए हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, अच्छा अब एक चीज क्लियर है कि जो आपको ऑलरेडी गिवन है वो कितना है, ओमेगा टी प्लस 30 गिवन है, तो ये हमने लिख दिया ओमेगा टी प्लस 30। अब लीड कर रहा है करंट की लैग कर रहा है करंट, लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ओमेगा टी प्लस 30। अब अल्फा एंगल कितना आया, अल्फा एंगल कितना आया 37, तो ये ले लिया 37। बोलो क्लियर है? क्लियर है बेटा? हाँ सर। बस तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, तो हम उसे लिख सकते हैं वी आर। तो वी आर के लिए हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर के लिए दैट आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस
अच्छा इसमें ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 37, ठीक है। तो बिकॉज वी राइट ऑलवेज द इन द फेज ऑफ करंट, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 36 हो जाएगा 67 डिग्री। एंड पोटेंशियल अक्रॉस सी, तो वो क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 67, और कितना लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, मतलब कि 90। तो वी सी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बोलो क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है भाई। सर एंगल का एक बार वापस समझाऊंगा। ये एंगल नहीं क्या सर, मतलब एग्जैक्ट क्या एंगल में क्या समझना है। सर आपने बोला लीड कर रहा है। देखो अगर करंट की इक्वेशन हम लिख रहे हैं, देखो करंट क्या करता है, लीड कर रहा है। लीड कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। वोल्टेज क्या करता है, तो वोल्टेज तो लैग करता है, तो वोल्टेज कितना लैग करता है, 90 डिग्री लैग करता है। आई बात समझ में। हाँ तो सर लास्ट वाले में आपने VC निकाला है, तो उसमें 67 में से -90 करने का। हाँ बिकॉज वोल्टेज ही तो लैग करता है ना। कैपेसिटी, प्योर कैपेसिटी वाला केस याद रखो, उसके अंदर क्या होता था, वोल्टेज कितना लैग करता था, 90 डिग्री लैग करता था। यस। भाई अगर आप देखो करंट की वैल्यू क्या मिली, देखो ये आपका करंट है, करंट कितना मिल गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 67, ये मिला आपको करंट। 67। यस। अब हमें तो करंट की कंपैरिजन में देखना है, तो करंट की कंपैरिजन में आप जाओगे तो देखो देखो रजिस्टर के केस के अंदर तो कुछ था ही नहीं, कोई गैप ही नहीं आ रहा था, फेज एंगल बन ही नहीं रहा था, तो एज इट इज लिख दिया मैंने आई नॉट इंटू आर करके। लेकिन प्योर कैपेसिटिव वाला जो केस था उसके अंदर क्या हो रहा था, 90 डिग्री लैग कर रहा था, तो मुझे 67 माइनस 90 करना पड़ेगा। अगर उसी की जगह इंडक्टर होता, मान लो सपोज, अगर ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के जगह अगर अगर हम ये मान ले कि अगर इंडक्टर होता, तो इंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं, 67 प्लस 90 करना पड़ता हमको। हाँ। आई बात समझ में, यस सर। क्लियर है हाँ। भाई। और किसी को कोई डाउट है इसमें, ठीक है आगे देखिए। अब नेक्स्ट सर्किट जो है, तो नेक्स्ट सर्किट है एलआर सर्किट। नेक्स्ट सर्किट का नाम क्या है, एलआर सर्किट, ठीक है। तो देखिए एलआर सर्किट में क्या होगा, यहाँ पे हमने ले लिया रेजिस्टर और यहाँ पर हमने ले लिया इंडक्टर, तो ये आपका आ गया आर और ये आया आपका एल, ठीक है। एंड ये हमने एसी ले लिया इनपुट। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब समझिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर की अगर हम बात करें, किसकी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर की, तो आई नॉट करंट कितना जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। एंड अगर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, यस और नो। दूसरा अगर आप वोल्टेज देखें तो जैसे आप सभी जानते हैं कि वोल्टेज जो है वो क्या करता है, लीड करता है। क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो वोल्टेज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो प्रिया समझ में आया। यस सर। पाई बाय 2 प्लस क्यों किया है हमने, बिकॉज वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड। क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर नेट पोटेंशियल अगर हमें लिखना है, दैट नेट पोटेंशियल कितना आएगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, दैट वी आर प्लस वी एल, यस और नो। भाई वी नेट क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे, वी नेट इज इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा, देखो वी नेट इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। तो यहाँ पे जब हम वी नेट लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई नॉट आर, रुको यहाँ पे लिखता ही नहीं हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए वी नेट इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी
प्लस आई नॉट इंटू एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, तो वी नेट कितना हो जाएगा? वी नेट हो जाएगा आई नॉट बाहर ले लेते हैं, अंदर है 8 साइन ओमेगा टी प्लस एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस। ठीक है, ओके। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे भी ये रेजिस्टेंस है और ये आपका हो गया इंडक्टिव, तो एक्सएल जो है वो क्या करता है? लीड कर रहा है, राइट? यहाँ पे तो ये एंगल कितना आ रहा है? दिस एंगल इज, ये जो एंगल है ये एंगल हमने ले लिया अल्फा। ठीक है, अभी अल्फा क्या लिखेंगे? अल्फा हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाय आर। बोलो कोई दिक्कत? अल्फा क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ एक्स एल बाय आर। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अच्छा, तो अब आप समझिए कि अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो इस केस में इम्पीडेंस कितना आएगा? तो z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? भाई ये अगर हम रिजल्टेंट यस सर। निकालेंगे तो यही तो होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है ओम। क्या होता है यूनिट? ओम। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखें तो v इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? आई नॉट टाइम्स ऑफ z इनटू साइन फेज ऑफ करंट, फेज ऑफ करंट प्लस अल्फा। बोलो क्लियर है? हाँ भाई। अरे कभी कैपेसिटर के केस में भी तो लिखा था ना कुछ इसी तरीके से, याद है कि भूल गए? यस सर। तो सेम है, आपको यहाँ पर भी वही कहानी दोहरानी है। याद ये रखना है कि इस केस के अंदर वोल्टेज क्या कर रहा है? इस केस में वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड। लीड कर लीड। रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलिए, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस करके इसके बेस पे। यहाँ पर हमने एक ले लिया रेजिस्टर और एक ले लिया हमने इंडक्टर। ठीक, ये रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम का है और ये इंडक्टेंस है इसका 3 ओम। ठीक है, सी मैं यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडक्टेंस बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है। यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ एक्सएल, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका यूनिट ओम होता है। ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करके आना एग्जाम में। ठीक है, और ये है आपका एसी सप्लाई, दैट इज ऑफ EMF E is equals to 20 sin ओमेगा टी प्लस 60, ये आपको गिवन है। ठीक है, नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट? यू नीड टू फाइंड आउट द इम्पीडेंस, you need to find out the peak value of the current, you need to find the current as a function of time t। ये तीन चीजें मान लो हमें फाइंड करनी है, और जो भी आपसे पूछा जाए आप फाइंड कर सकते हो, बिकॉज इन बोथ द केसेस द मेथड इज सेम। मेथड क्या रहेगा बेटा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये बताओ मुझे कि इम्पीडेंस कितना आएगा? यहाँ पे इम्पीडेंस कितना आएगा? 5 5। 5 ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम z इक्वल्स टू हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और एक्सएल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो ये हो जाएगा √25। तो ये इम्पीडेंस कितना आ गया? 5 ओम हो गया। ठीक, और यहाँ पर हम देखें कि ये आपका दिस इज योर आर एंड दिस इज योर एक्सएल, सॉरी कैपेसिटिव में आएगा तो ये एक्सएल है। ठीक है, एंड दिस इज
द एंगल अल्फा, ठीक। आर कितना है 4, एक्सएल कितना है 3, 3 तो टेन अल्फा कितना आएगा, टेन अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, 3/4 तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ शान, व्हाट विल 37. बी द वैल्यू ऑफ अल्फा, 37. 37 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई, ठीक। अब देखो, अब आपसे पूछा जाए पीक वैल्यू ऑफ द करंट, तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय जेड। अब ई नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है 20, और इम्पिडेंस जो है जेड, जेड कितना है बेटा 5, तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4 एम्पियर। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक। अब देखिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, क्या करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, इसका मतलब आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कितना दिया है ई नॉट कितना दिया है देखो, ई नॉट कितना दिया है ओमेगा टी प्लस 60, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 60। अच्छा, अब करंट लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है भाई, लैग, लैग कर रहा है, तो माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, माइनस। माइनस। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी हमने लिख लिया, आई नॉट की वैल्यू होगी 4 साइन ओमेगा टी 60 माइनस 37, क्या आ जाएगा 60 माइनस 37। बोलो क्लियर है यहाँ पे, हेलो, ठीक है बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। यस। अब हाँ आपसे सर। यहाँ पे आरएमएस वैल्यू पूछे, ईआरएमएस वैल्यू पूछे, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, Yes. सपोज एडमिटेंस पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले एडमिटेंस, तो एडमिटेंस क्या होता है 1/z होता है, तो 1/z मतलब 1/5, इम्पिडेंस कितना आया था 5 ही तो आया था, तो y इक्वल्स टू 1/5, ये मो आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये मो। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस सर। कोई डाउट यहाँ पे आप बताओ हो तो, हाँ भाई कोई डाउट नहीं, ठीक है चलो अब आगे देखिए। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझने लायक है, समझिए। इफ वी अप्लाई, क्वेश्चन क्या है, दैट इफ वी अप्लाई 10 वोल्ट डीसी, 10 वोल्ट डीसी सप्लाई to LR circuit, then we get 5 ampere current if we apply 10 volt AC supply to same LR circuit, to same LR circuit, then we will get 3 ampere current. Now find out the inductance of an inductor. क्या पूछा जा रहा है, find out the inductance of an inductor.
ये क्वेश्चन है। एनीवन हैव एनी आइडिया कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाँ भाई, किसी को कोई आइडिया है इसको सॉल्व करने का? नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और ये समझेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहली चीज तो समझिए, आपको गिवन है एलआर सर्किट। तो ये आपका रेजिस्टर आ गया और ये आपका इंडक्टर आ गया, ठीक। और आपसे कहा गया है कि 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई दी गई है। कितना? 10 वोल्ट की डीसी सप्लाई, ठीक। अब आपको एक चीज पता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर इज नो रोल ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। आफ्टर काफी टाइम के बाद में अगर हम देखें तो इंडक्टर का कोई रोल सर्किट में नहीं देखने को मिलेगा। तो करंट अगर हम देखें इसमें, तो करंट के लिए हम लिख सकते हैं V बाय आर। क्या लिख सकते हैं? V बाय आर। इंडक्टर को क्या किया है? इग्नोर किया है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि R अगर आपको निकालना है तो R क्या आ जाएगा? V बाय आई। नाउ यू नो दैट वोल्टेज सप्लाई कितना है? 10 वोल्ट है। करंट कितना मिल रहा है? तो 5 एम्पीयर मिल रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो 2 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। आएगा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम अप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट एसी सप्लाई टू द सेम एलआर सर्किट। मतलब कि ये जो एलआर सर्किट है, ये सेम एलआर सर्किट हम उठाते हैं और इसको हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि अब जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था वो डीसी था, अब हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? एसी अप्लाई कर रहे हैं। एंड अगेन इट इज 10 वोल्ट, अगेन इट इज 10 वोल्ट, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि ये जो 10 वोल्ट हमें जो वैल्यू गिवन है, क्या ये पीक वैल्यू है वोल्टेज की या आरएमएस वैल्यू है? ये कौन सी वैल्यू गिवन है आपको? पीक वैल्यू है या आरएमएस वैल्यू है? देखो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर एक डायरेक्ट वैल्यू गिवन हो तो आप ये समझ के चलिए कि इट इज आरएमएस वैल्यू, बिकॉज whenever they mention that this is the peak value, उसी टाइम पे आपको उसे पीक वैल्यू लेके और क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। अदरवाइज जब भी कोई केसेस, जब भी इस तरीके की जो सर्किट्स है उसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन में इस तरीके से कहा जाए कि दिस इज द 10 वोल्ट ऑफ सप्लाई गिवन, दैट मींस दे आर सेइंग इट इज आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि 10 वोल्ट जो सप्लाई है वो कौन सी है? तो आरएमएस है। तो ईआरएमएस हमें पता चल गया कि 10 वोल्ट है। रेजिस्टेंस हमें पता चल चुका है कि वो 2 ओम है, राइट। ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज योर एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। तो IRMS इज इक्वल्स टू क्या होता है? ERMS बाय Z। IRMS क्या होता है? ERMS बाय Z, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं दैट IRMS इज इक्वल्स टू, ERMS की वैल्यू कितनी है? 10, और Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट इज इम्पेडेंस, दैट मीन्स R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। सो R की वैल्यू पता है। अच्छा, अब RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो आप समझ सकते हैं दैट दे हैव ऑलरेडी मेंशन दैट द करंट इज 3 एम्पियर। करंट कितना मिल रहा है? 3 एम्पियर। ये 10, और आपको क्या पता है? दैट इज R पता है आपको। R पता है, दैट्स मीन 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज योर XL स्क्वायर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 बाय 9। क्या इस तरीके का इक्वेशन बनेगा? हेलो। Yes. अब यहाँ पर आप XL स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 100 बाय 9 माइनस 4, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप जानते हैं कि XL को हम लिख सकते हैं ओमेगा एल का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 बाय 9, और इस तरीके से आप फाइनली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो, क्लियर है? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस। अब आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब ये जो एलआर सर्किट है, बेसिकली एलआर सर्किट को हम एक और नाम से जानते हैं जिससे कि हम कहते हैं चॉक कॉइल। नाम सुना है चॉक कॉइल का कभी? नो सर। अरे आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट है? ट्यूबलाइट है घर में कि नहीं है? जो ट्यूबलाइट होती है, उस ट्यूबलाइट के अंदर पहले की जो ट्यूबलाइट्स आती थी, मतलब कि जो पुरानी ट्यूबलाइट्स अलग आती से थी, आता था वो जो। उसके अंदर चॉक कॉइल आपको अलग से दिख ही जाता था, एक बड़ा सा हाँ डब्बा सर। जैसा होता था। ठीक है, तो दैट सर इज योर छोटा चॉक। नहीं होता था? है छोटा होता था ना, मतलब छोटा मतलब अब, उंगली जितना। हाँ मतलब अंगूठे जितना। अरे इतना भी छोटा नहीं होता था, वो तो डस्टर स्टार्टर की है, वो साइज तो का। तू स्टार्टर क्या बोल रहा है, हाँ, चॉक डस्टर कॉइल तो बड़ी जैसा, होती है भाई डस्टर वो। जैसा। हाँ डस्टर, डस्टर जैसा। डस्टर जैसा होता है, डस्ट। डस्टर जितनी साइज होती है उसकी, और हाँ मेटल हाँ। बॉडी होती है बाहर की तरफ। ठीक है, दैट इज योर चॉक कॉइल। अच्छा, अब ये चॉक कॉइल जो है उसमें क्या होता है, तो देखो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सपोज जो ट्यूबलाइट है, मान लो, मैं फॉर एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए ट्यूबलाइट है। अब ट्यूबलाइट जो है उसको हम देते हैं 220 वोल्ट की सप्लाई, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि ट्यूबलाइट ऑपरेट होती है, मान लो ट्यूबलाइट को 220 वोल्ट की सप्लाई की मान लो जरूरत नहीं है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा फिर? भाई जब जरूरत नहीं है, आप 220 देते रहोगे तो फट जाएगी ट्यूबलाइट। तो भाई तुम्हारी कैपेसिटी है नहीं खाने की, और तुम्हें खिलाया जा रहा है तो तुम फट जाओगे। तो यहाँ पर क्या होता है, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब कि ट्यूबलाइट का डैमेज होने से रोकने के लिए, इस तरीके का कोई भी अप्लायंस को डैमेज होने से रोकने के लिए, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इसमें एक सीरीज में रजिस्टर लगा दो। सीरीज में रजिस्टर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में रजिस्टर लगाने से ये हो जाता है कि आपका पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है। क्या होने लगता है? पोटेंशियल ड्रॉप होने लगता है। लेकिन जब आप पोटेंशियल ड्रॉप करने की बात करते हैं, क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप करने की बात करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होता है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि भाई रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है जब करंट, तो डेफिनेटली आपने एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगा रखा है। अब एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगाओगे तो हीट भी तो जनरेट करेगा, और एनर्जी का लॉस होगा वो अलग। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई भाई, रूम टेम्परेचर भी बढ़ा रहा है, एनर्जी का लॉस भी हो रहा है, लाइट बिल भी बहुत आने लग गया, तो ये तो नुकसान वाला काम है। तो फिर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया एलआर सर्किट को, कि भाई चलो इंडक्टर भी ले लेते हैं और रजिस्टर भी, बिकॉज रजिस्टर एक ऐसी चीज है जिसे आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, मतलब उसको आप खत्म नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते आप रजिस्टर को, राइट। उसको आप कम कर सकते हो लेकिन आप जीरो नहीं कर सकते। तो एक कुछ इस तरीके का सर्किट बना जिसमें एक इंडक्टर लिया गया और उसके साथ एक रजिस्टर को सीरीज में ज्वाइन किया गया, कुछ इस तरीके से। तो ये जो सर्किट बना एलआर, इसी का नाम दिया गया चॉक कॉइल। क्या नाम दिया गया इसका? चॉक कॉइल। बोलो, क्लियर है? इसका नाम दिया है चॉक कॉइल, ठीक है। और इसके साथ कनेक्ट की गई है एक ट्यूबलाइट, राइट। समझ में आ रहा है? अब जैसे कि आप जानते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इट कैन नॉट बी जीरो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि वी कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस। हम इंडक्टेंस की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और इसको कम कर देंगे। मतलब ये आपको बढ़ाना पड़ेगा और ये आपको कम करना पड़ेगा, जीरो तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ये करने से क्या हुआ कि इस ऐसा करने से हमारा जो प्रॉब्लम था कि भाई मान लो कम वोल्टेज चाहिए, तो फिर जो एनर्जी लॉस हो रहा था वो एनर्जी लॉस होना बंद हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका चॉक कॉइल। और इसमें जो आपको पोटेंशियल मिलता है उसके लिए हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो आई नॉट इंटू जेड का मतलब क्या होगा कि आई नॉट जेड की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जिसमें एक्सएल का स्क्वायर ये मैक्सिमम होता है और आर मिनिमम किया जाता है, ठीक है। तो चॉक कॉइल के बारे में क्या कहा जाता है
चॉक कॉइल के बारे में कहते हैं अ गुड चॉक कॉइल हैव हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? अ गुड चॉक कॉइल हैव अ गुड चॉक कॉइल हैव हाई इंडक्टेंस and low resistance and it is used to reduce and it is used to reduce potential in the circuit without much loss of energy, without much loss of without much loss of energy। बोलो क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? हेलो। हाँ ठीक। अब एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, और वो क्या देखो भाई, एक यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये इस तरीके से हमें वोल्टेज मिलेगा, इस तरीके से हम वोल्टेज को कम ज्यादा जो भी करना है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करेंगे? पावर की। तो पावर क्या होता है, कोई बताएगा? पावर को हम क्या लिखते हैं? पावर को हम क्या लिखते हैं? V इंटू आई। पावर के लिए अगर हम बात करें कि इस तरीके की कोई सर्किट्स बनती हैं, उस पावर कैसे होगा, क्या होगा? ठीक। तो सबसे पहले कॉमन फॉर्मूला जो पावर का है वो क्या है? V इंटू आई है या नहीं है? अच्छा, अब जैसे ये आप जानते हैं, ये हमने ले लिया मान लो करंट, और ये हमने ले लिया वोल्टेज V। तो करंट की वैल्यू हमने ले ली I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज की हमने वैल्यू ले ली V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक। और ये एंगल हो गया आपका अल्फा, ये एंगल क्या हो गया? अल्फा। तो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। अच्छा, तो पावर इज इक्वल्स टू V की जगह हम क्या लिखेंगे? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और I की जगह हम क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या लिख सकते हैं ऐसे? अब ये जो पावर है ये हमने निकाला। अब मान लीजिए एवरेज पावर की हमें बात चाहिए। हमें क्या चाहिए? एवरेज पावर। तो आप सभी को पहले ही सिखाया था, जैसे अगर हमने एवरेज करंट की भी बात की थी, तो मैंने आप सभी को बताया था कि एवरेज करंट के लिए हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जी डी टी बाय डी टी, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब टाइम से हमें डिवाइड करना था, राइट? तो यहां पर भी हम उसी का यूज करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी डी टी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को मैं सीधा टी लिख लेता हूं। क्या लिख लेते हैं? सीधा टी लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। नाउ सी, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा,
अब एक चीज समझिए बेटा, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है, आपने पढ़ा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, पढ़ा है पहले साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा पढ़ा है? यस सर। क्या होता है बोलो? यस सर। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यस और नो? यस। ऐसा ही होता है ना? तो यहां पर हम उसी चीज का यूज करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा का। देखो हम क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन अल्फा, लिख सकते हैं, इंटू डी टी बाई टाइम टी। ठीक, अब वी नॉट और आई नॉट को बाहर ले लिया, और ये क्या बन गया, ये बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी बाई टाइम टी। ठीक है, अब यहां पर हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करें अगर, तो देखो वी नॉट आई नॉट, ये जो है इसमें कॉस अल्फा को अगर हम बाहर लें, दैट कॉस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय टी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब टी। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहां पर अब आप एक चीज समझिए, ये साइन, सॉरी ये ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो आपको कोई फॉर्मूला याद है? लाइक साइन टू थीटा क्या लिखते थे बेटा हम? साइन टू थीटा हम लिखते थे टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन टू ओमेगा टी बाय टू लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को साइन टू थीटा बाय टू लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यस सर। हाँ, ये हो जाएगा साइन अल्फा, और इसकी जगह हमने लिख दिया इंटीग्रेशन साइन, सॉरी डायरेक्ट लिख रहा हूं, साइन टू ओमेगा टी बाय टू डी टी। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां पर देखिए वी नॉट आई नॉट इंटू कॉस अल्फा, अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाय टी, मतलब इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1/2। क्या मिलता है? 1/2। ये हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। ठीक है, क्योंकि हम देखो साइंस का ओमेगा टी है, उसकी जगह आप रखोगे 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाय टू, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको 1/2 वैल्यू मिलेगी, प्लस साइन अल्फा इंटू, अब ये साइन टू ओमेगा टी बाय टू डी टी है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 0। कितनी मिलेगी? 0। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। तो हमें क्या मिला, वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फा बाय टू, क्या मिल गया, वी नॉट आई नॉट कॉस अल्फा बाय टू। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट एवरेज पावर इज इक्वल्स टू वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू इंटू कॉस अल्फा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं भाई, हमारे पास क्या वैल्यू आई, वी नॉट आई नॉट बाय टू कॉस अल्फा आया, राइट? ये हमारे पास में एवरेज वैल्यू आई पावर की, तो मैंने उसको क्या लिखा, वी नॉट बाय रूट टू आई नॉट बाय रूट टू कॉस अल्फा। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर। ठीक, अच्छा अब ये जो एवरेज पावर हमने लिखा तो हम क्या लिखेंगे, वी आर एम एस, बिकॉज वी नॉट बाय रूट टू को हम लिख सकते हैं वी आर एम एस, आई नॉट बाय रूट टू को क्या लिखेंगे, आई आर एम एस इंटू
इंटू कॉस अल्फा। बोलो क्लियर है? हेलो। Yes, sir. तो ये हमारे पास में Yes, एवरेज sir. आ गया और ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? बोलो क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, कोई डाउट नहीं है यहां तक?